हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको जैविक खेती के प्रमुख आदान तरल पदार्थ के बारे में जो हमारे यहाँ के जवाहर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर हैं उनके माध्यम से हम आपको पूरी A to Z जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि हमारे किसानों का जो रासायनिक खेती करते हैं उसमें हमारा जो खर्चा लगभग ज़्यादा आ जाता है किसानों का, और आज हम इस वीडियो में जैविक खेती की पूरी A to Z जानकारी देंगे, जो कि हमारे किसानों का जो खर्चा है कम से कम में पूरी खेती हो जाए। उन्हीं प्रोडक्टों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। इस केंद्र द्वारा संचालित हो रहा है, जिसमें हम बात करते हैं राइजोबियम की। हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, ये राइजोबियम जो है ये दलहनी फसलों के लिए नत्रजन प्रदान करने वाला जैव उर्वरक है। यह वर्तमान फसल में तो नत्रजन की पूर्ति करता ही है, साथ ही साथ भविष्य में ली जाने वाली फसल के लिए भी नत्रजन की पूर्ति का भंडारण करके मृदा में रखता है। ये क्या करता है, हमने बताया था वातावरण से जो नत्रजन है स्वतंत्र अवस्था में है, जिसकी मात्रा 78.02% है। उस फ्री नाइट्रोजन को ये इसकी जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती, नोडुल पाई जाती है, उसके माध्यम से ये नत्रजन का स्थिरीकरण करके मृदा में छोड़ देता है। इस तरह से हमें पूर्ति करता है और भविष्य के लिए वो स्टोर करके भी रखता है। ये दलहनी फसल के लिए नत्रजन वाला ये है एजेटोबैक्टर। ये हमारी जितनी भी अदलहनी फसलें और साग सब्जी वाली फसलों के लिए नत्रजन की मात्रा की पूर्ति करता है। ये वेजिटेबल क्रॉप्स। ये है एजोस्पर्म। ये एजोस्पर्म जो भी अनाज वाली फसल है, जैसे कि धान, गेहूं और भी जितनी भी है, कोदो, कुटकी और रागी, मड़वा, जितनी भी अनाज वाली फसल है, उन सभी अनाज वाली फसलों के लिए नत्रजन की मात्रा की पूर्ति करता है। यह है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर स्पेशली फॉर गन्ना, शुगर केन क्रॉप के लिए। ये शुगर केन क्रॉप के लिए नत्रजन की मात्रा की पूर्ति करता है। साथ ही साथ उसमें फफूंद जनित जो लाल सड़न रोग जो लगता है, उसको भी रोकथाम करने के लिए ये काम आता है। और यस, स्प्रे करते हैं। और साथ ही ये गन्ना में शुगर कंटेंट, मिठास बढ़ाने में भी ये सहायक सिद्ध होता है। यस, सुक्रोज की परसेंटेज की मात्रा बढ़ा देता है। सर इसके रेट भी बताते जाएंगे तो यस, ये राइजोबियम जो है ये 266 रुपए लीटर है। इसके बाद इसके बाद हम इसमें 15% की डिस्काउंट देंगे। सर वो सब में पता चल जाएगा। हाँ, सब में चल जाएगा। प्लेट है। यस, ये एजेटोबैक्टर जो है ये भी हमारे 266 यूज और बताइए ना, यूज होना। यस, ठीक है। अच्छा, यूज बताइए। तो ये एक अभी मैं आगे बताऊंगा अभी सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में। तो ये चार जो हमने बताए, ये चारों जो है नत्रजन की मात्रा की पूर्ति करने वाले जैव उर्वरक हैं, जो कि फसल आधारित है जी। दलहनी फसल, साग सब्जी वाली फसल, अनाज वाली फसल और गन्ना की फसल। ये है हमारा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये है फॉस्फेट। जितना भी हमने बताया था कि केमिकल फर्टिलाइजर जब हम सॉइल में या प्लांट में देते हैं, तो उसका जो है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में 35% भाग ही जो है मृदा को या सॉइल को प्राप्त हो पाता है। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो फिक्स हो जाता है, यानी कि जाके गुमठी मार के वो बैठ जाता है। तो उस एकत्र फास्फोरस को ये सॉल्युबलाइज करता है, जागृत करता है, एक्टिव करता है। उसको एक्टिव करने के बाद प्लांट को जिस रूप में वो अवेलेबल फॉर्म जो चाहिए प्लांट्स को, वो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, उपलब्ध कराने का काम करता है। तो ये था फास्फोरस वाला। ये है हमारा पोटास सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इसकी भी प्रवृत्ति सेम जो है फास्फोरस जैसे ही होती है। ये भी पोटास को सॉल्युबलाइज करने का काम करता है। ये हर फसल में डालना पड़ेगा? सारी फसलों में। भाई हमें NPK जिस भी फसल में डालना है, ऐसा कोई फसल नहीं है जिसमें NPK नहीं लगेगा। बजट बढ़ता नहीं जाएगा, हर फसल में इसको भी डालेंगे, फिर फर्टिलाइजर भी डालेंगे। हम बोल रहे हैं ना, उसको कम कर देंगे ना। ये तो पहले ही बोलते हैं, आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जितना पैसा है मोल है
उस मोल का आप सिर्फ जैव उर्वरक डालें, उसको हम केमिकल फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को मिला के आप उपयोग नहीं कर सकते। नहीं, यदि करते हैं तो इसकी मात्रा जो है खत्म हो जाएगी, मृत हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, फिर पानी हो जाएगा। आपको सिर्फ उसी का बस केमिकल का ही बस प्रभाव दिखेगा, इसका नील हो जाएगा, इसका जीरो। सर जैसे फर्टिलाइजर में कोटिंग कर देते हैं सब यूरिया डीएपी के साथ। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल सूक्ष्मजीव है ना? परहेज यही है। हाँ, ये मुख्य परहेज यही है कि इसे खेत में नमी इन्हीं कंटेंट को मिला सकते नहीं, हैं। खेत में नमी नहीं हो। लिक्विड तो अपन नहीं मिलाएंगे जैसे मार्केट वाला है, ठीक है ना? हाँ। जैसे अपन कोटिंग कर देते हैं खाद के साथ उसके साथ नहीं, खाद के साथ कोई भी आपने किया तो खत्म हो वो तो गया, न्यूट्रल हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो बस सावधानी, इसकी मुख्य सावधानियां, एक तो खेत में नमी रहे तब उपयोग करना चाहिए, और दूसरा जो है कोई भी केमिकल के साथ इसका उपयोग ना करें। अभी बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, आगे बताइए। डोज और पीएसबी हो गया, केएसबी हो गया, ये है जेडएसबी, जिंक। ये भी फास्फोरस और पोटास की तरह ही जिंक को सॉल्युबलाइज करने का काम करता है। अच्छा, इसमें अलग अलग सूक्ष्म जीव है सब में, है ना? ऐसा नहीं कि एक ही सूक्ष्म जीव ये सब काम करता है, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग होगा ना, सब तो अलग अलग यूज है ना। हाँ, यस। नहीं तो जैसे इसमें राइजोबियम है, हाँ, इसमें है एजोटोबैक्टर, हाँ। इसमें एजोस्पाइलम है, हाँ। इसमें जो है एसिटोबैक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग भी तो अलग अलग होगी ना हाँ, सर। यस। इसमें पीएसबी यानी बैसिलस स्पीसीज है, इसमें जो है इसमें फ्रेचुरिया अरेंसिया है, इसमें जेडएसबी में भी फ्रेचुरिया अरेंसिया है। ऐसे अलग अलग सूक्ष्म जीव इसमें काम करते हैं। तो अलग-अलग ये है सूडोमोनास, ये पौधवर्धक के रूप में काम इसको मिला सकते हैं, इसके साथ कुछ नहीं मिलाएंगे। हाँ। मार्केट वाला। प्लांट ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ वर्धक के लिए फूल आना है जिसमें ये वही है वर्धक, फ्लावरिंग के लिए ये वाला। ह्यूमिक अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन होगा। ये जैसे आप बुआई के समय देते हैं तो ये सारे सिस्टम में काम करेगा, ये पौधों की बढ़वार भी करेगा, फलन फूलन भी उसमें अधिक करेगा, और साथ ही साथ इसमें रोग कारक जीवों का प्रवेश होने से बचाएगा। सर, डोज जिससे कि कोई भी बीमारी में यूज कर सकते, हाँ, जिससे कि बीमारी या जो कीट है वो अट्रैक्ट होते हैं, वो नेग्लेंसी करेंगे। सर डोज भी बता दीजिए ना, डोज। हाँ, बता रहा ना अभी, एक से सर पूरा जैसे बता। फसल में शुरू से लेकर इन्हीं का उपयोग ये करें, तीनों डाल सकते हैं कोई सर मतलब मिला आगे के। खाने मतलब कोई दवाई नहीं करें आप। इसी का उपयोग करो तो यही आप करो। इकट्ठे तीनों मिला के डाल इकट्ठे ऐसा करेंगे, इकट्ठे यदि आप जाके करेंगे कि आज सोचे आपने कि आज मैं जाकर इन सब जैव उर्वरक को डालकर और मैं अपने फसल उत्पादन करूं, तो आपके उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। भाई आपको जो आपको उपज मिलती थी वो आधी हो जाएगी। तो इसीलिए हम जो आपको सलाह देते हैं कि जैसे आपने 25% आपने रासायनिक उर्वरक की बचत किया और आप 25% इसको डालें। दूसरे साल जो है 50% उसकी बचत कर दो, 50% इसको डालो। तीसरे साल 75% की बचत करो, 75% ये डालो। चौथे साल कुछ मत डालो, यही डालो। पांचवें साल इसी को डालो, पांचवें साल के बाद डालने की जरूरत ही नहीं। गोबर की खाद डालनी पड़ेगी आपको प्रति वर्ष, प्रति फसल, जैसा भी खेती हो सकती है क्या? प्रति वर्ष या प्रति फसल आपको डालनी पड़ेगी। तो वो ये सब कुछ भी हमारे फाइल नहीं 5 साल के बाद आप नहीं भी डालेंगे तो काम बन जाएगा। जो हाँ, गोबर की खाद फिर जैसे अपन 5 साल के बाद फिर कितने साल बाद डालें? 3 साल बाद डालेंगे, 2 से 3 साल बाद फिर आप अच्छा, फिर हर दूसरे साल तीसरे साल आपको यदि समझ में आ रहा है कि नहीं और इससे हम अधिक यदि उपज ले सकते हैं तो आप इनका उपयोग करने लगो। यदि बराबर आ रहा है तो जरूरत ही नहीं है। जैसे हमारी कैपेसिटी है सर, कि भाई 20 से 25 तक क्या आएगा, 20 आ सकता है, देख लिया, 20 आएगा, 30 आएगा, बस इतना थोड़ा बहुत। ये भी क्लियर कर दे रहा, पहले साल अपन को कितना डोज देना है। हाँ, यस बता रहा यस। ये था हमारा स्यूडोमोनास, ये पौधवर्धक के रूप में काम करता है, ये सभी फसलों के लिए। ये है बैक्टो बूस्टर। ये स्यूडोमोनास में हमने बताया कि एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है जो कि पौधवर्धक पीजीपीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया है। इस बैक्टो बूस्टर में जो है 3 प्रकार के स्यूडोमोनास मिलेंगे।
किसमें सर? इसमें अच्छा। स्यूडोमोनास की ही स्पीशीज है, बाकी तीनों उसी की प्रजाति है, Next उसी की generation। परिवार की है वो। नेक्स्ट जनरेशन। यस, ये भी प्लांट ग्रोथ का काम करते ऐसे हैं। ये 3 प्रकार के सूक्ष्म जीवों का एक कंसोर्शिया है 3 in 1 है ना ये? जिसको हम पौधवर्धक के रूप में देखते हैं। यह सारे तरह से आपको काम करता है। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट मैं यदि बताना चाहूँ तो ये है इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पोटेशियम को घुलनशील भी बनाता है, सिड्रोफोर का भी उत्पादन करता है, घुलनशील भी करता है। ये स्यूडोमोनास की स्पीशीज है तीनों। स्यूडोमोनास फ्लोरिस्केंस है, स्यूडोमोनास अरिजिनोसा है और स्यूडोमोनास पुटिडा। ऐसे 3 आ गया हमारा फोटो ले लो ना। बायोफर्टिसॉल। जा रहा है ना, नहीं ले रहा। ये बायोफर्टिसॉल जो है हमारे मछलियों के, भाई खाने वाला भाग तो सब खाने वाले ले जा लेते हैं खरीद के, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट होता है जितनी अकड़ी बोतलियाँ और भी रिमेनिंग पार्ट जो नॉन एडिबल खाने योग्य नहीं होता है, उसको सड़ाने गलाने के बाद दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस लेक्टाई, हाँ। वो मिलाया जाता है। और Lactobacillus। यस, और साथ ही इसमें ओशियन समुद्र बीड्स मिलाए जाते हैं जो कि Seaweeds। रिच, यस, सीवीड्स जो रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस तरह से ये फ्लावरिंग एंड फ्रूट्सिंग यानी फल फूल वाले पौधे के लिए जब फलन फूलन नहीं आता और उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, तब हम इसकी सिफारिश करते हैं कि आप बायोफर्टिलाइजर डालिए, आपका फलन फूलन जल्दी आएगा, साथ ही साथ उसमें जो भी गुणवत्ता में गिरावट हो रही है उसमें वो पर्याप्त गुणवत्ता युक्त आपको प्रोडक्ट बड़े पौधे मतलब लंबी अवधि वाले, लंबी अवधि वाले, आंवला, आम जैसे आंवला, आम, नींबू, कटहल, अमरूद, सब अनार, जड़ों में डाल देते हैं ना। उनमें तो फल आने चालू हो जाएंगे। चालू हो जाएंगे। ये ज़्यादातर देखने में आता है अपने को, नींबू में आता है, आंवला में आता है, कटहल में आता है। अनार कटहल नहीं, कटहल में भी आता है। 5 साल हो जाता है, 10 साल हो जाता है, लेकिन अनार में भी नहीं आता। आंवला में भी। यस। तो हमारे यहाँ लगे हाँ, ऐसे इसमें आप इसका यदि उपयोग करते हैं तो आपको अगले सीजन में वो फल फूल लगने लगेंगे। ये था बायोफर्टिसॉल। ये है हमारा ट्राइकोडर्मा विघटन। ये तो पढ़ लिए ना सर इसको। हाँ, हो गया ना सर? हो गया। ये तो हो गया पहले। यस, ये ट्राइकोडर्मा हमारे विल्ट के लिए, उकरा रोग के लिए हम इसको देते हैं। ये है हमारा ईएम कल्चर। ये ईएम कल्चर जो है इफेक्टिव माइक्रोबियल कल्चर है। ये 5 प्रकार के सूक्ष्मजीवों से मिलकर बनाया गया है। इसमें बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, एक्टिनोमाइसीटीज भी है। तो ये हम जैसे अभी चलते आए कि नाइट्रोजन कुछ प्रदान कर रहे थे, कुछ फास्फोरस को सॉल्युबलाइज कर रहे थे, कुछ जो है पोटास को सॉल्युबलाइज कर रहे थे, कुछ जिंक को कर रहे थे, कोई एक ग्रोथ प्रमोटर था, ये ग्रोथ प्रमोटर का कंसोर्टिया हो गया, और ये बायोफर्टिसॉल और ये ट्राइकोडर्मा विघटन। तो ऐसा यदि हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एनपीके कंसोर्शिया आप बोलते हो कि एक ही बॉटल में एनपीके कंसोर्शिया आ जाता है, तो वैसे ही ये समझ लो कि एक कंसोर्शिया है एनपीके का। हम इसको सच उस नाम से नहीं देते, लेकिन इसका काम वही होता है। हम इसे इफेक्टिव माइक्रोबियल कल्चर के नाम से आपको देते हैं, लेकिन ये है एनपीके का एक कंसोर्शिया समझ। ये नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन करेगा, फास्फोरस भी सॉल्युबलाइज करेगा। ये कोई भी जो है उसमें फंगस जो है, जैसे विल्ट वाला यदि कोई हो गया, तो ऐसे उस फंगस यानी फफूंद जनित रोग है, उससे रोकथाम भी करेगा। ये 5 प्रकार के सूक्ष्मजीवों का एक कंसोर्शिया है। एनपीके का सब्स्टिट्यूट है। हाँ, सब्स्टिट्यूट है समझ लो। ये है बायोडाइजेस्टर 1 और बायोडाइजेस्टर 2। ये दोनों जो है हमें जितनी भी फसल अवशेष है, पेड़ पौधे की पत्तियां है या फिर गोबर की खाद है, उसे सड़ाने गलाने के काम में ये आता है। यस, डिकम्पोजर है एक तरह से। सर एक बात बताइए, जैसे अपन हाँ। गोबर का गड्ढा बनाया है, हाँ। गोबर डाल रहे हैं, हाँ, उसमें ये डाल सकते हैं? तो क्या उसी में तो डाल उसी के सकते लिए। हैं, उसी के लिए जल्दी चलेगा। ये हम 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो ये पाउडर फॉर्म, एक तो ये कैरियर पाउडर फॉर्म, दूसरा लिक्विड फॉर्म है ना। इसमें हम लिग्नाइट यूज करते हैं, इसमें हम न्यूट्रिएंट मीडिया ऐसे जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसे हम यूज करते हैं, ब्रॉथ कल्चर को यूज करते हैं, और उसे हम डाइल्यूट करके हम इसमें बॉटल्स में पैक करते हैं। ये जो है इनकी जो
मात्रा उपयोग जो है हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो सीड ट्रीटमेंट, दूसरा सॉइल ट्रीटमेंट, तीसरा फोलियर स्प्रे और चौथा जो है खड़ी फसल में हम समन्वित उपचार उसको, यानी सब तरीके से हम इससे दे सकते हैं। जो है ये लिक्विड वाली है, इसकी 2 लीटर प्रति एकड़ की मात्रा हम मृदा उपचार और फोलियर एप्लीकेशन के लिए हम देते हैं कि ये यदि आपको मृदा उपचार करना है तो गोबर की खाद के साथ इसे 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिला लीजिए और उसे आप उस गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को पूरे खेत में फैला दीजिए। और दूसरा जो है फोलियर एप्लीकेशंस के लिए 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ हम इसका उपयोग करने की सलाह देते हैं, जिसमें कि 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ चले जाए। तो ऐसे हम पाउडर की यदि बात करें तो पाउडर को जो है हम बीज उपचार के लिए 10 से 15 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ पाउडर वाला और 10 से 15 ml प्रति किलो लिक्विड वाला, दोनों की मात्रा सेम ही है। 10 से 15 ग्राम प्रति किलो बीज, 10 से 15 ml प्रति किलो बीज, इसके साथ हमें बीज उपचार करना चाहिए। मृदा उपचार करना हो तो 3 से 4 किलो प्रति एकड़ और 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़। फोलियर स्प्रे यदि करना हो तो हम अब पाउडर की जगह लिक्विड की सलाह देते हैं, जिसमें कि 2 लीटर प्रति एकड़ हमें सिंचाई स्प्रिंकलर या तो फिर पट्टू वाला पंप किसी भी माध्यम से हम दे सकते हैं उसे। और चौथा समन्वित, यदि इसके बाद भी यदि आपको है तो आप पूरे प्लांट्स को ड्राई या ड्रेंचिंग या रूट डिपिंग या प्लांट डिपिंग, ऐसे कोई भी तौर तरीके से इसको आप दे सकते हैं। अच्छा, ये पर्यावरण हितैषी है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये इको फ्रेंडली है। वातावरण को या मिट्टी को कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देता है ये। तो इसलिए आप यदि एक पौधे को 1 लीटर भी यदि दे दोगे तो पौधे को कुछ भी साइड इफेक्ट, नुकसान नहीं होगा ये। और साथ ही साथ सॉइल को भी नहीं, जिस मृदा में ये जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है, उस मिट्टी को भी किसी भी प्रकार का इससे नुकसान नहीं होता। इसको वेंचुरी से भी दे सकते हैं। वेंचुरी से भी दे सकते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसा ऊपर का ये वाला केप खोल कर ये अंदर वाले इसमें एक होल करके उस वेंचुरी को डाल देते लोग, तो धीरे धीरे डाल दिया, उसमें पानी घोल दिया। ऐसा भी कर सकते हैं। 150 से 200 लीटर के लिए 1 लीटर पर्याप्त होता है। सर जैसे में तो वो स्प्रिंकलर में जाएगा। हाँ, तो ऐसा हम अनुमान लगा लें कि भाई हमें 2 लीटर प्रति एकड़ में जाना चाहिए। पानी बहुत जाता है, रख सकते हैं हम इसे अपने घर ले जाकर, 6 महीने तक के आप उपयोग कर सकते हैं। और लिक्विड वाले को आप 1 वर्ष तक के इसमें रख कर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 200 रुपये किलो है। 3 से 4 ट्राइकोडर्मा भी 200 रुपये, 3 से 4 तो गाइस, जैसे कि आज हमारे कृषि विशेषज्ञ ने ये सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो कैसी लगी ये वीडियो किसान साथियों? देख सकते हैं हमें किस प्रकार से सारी चीज़ों को उपयोग करना है, जो कि हमारे कृषि विशेषज्ञ ने आज हमें सभी जैव उर्वरक तरल जितने हमारे आते हैं पदार्थ और जितने हमारे दवाइयों के राइजोबियम, एजोवेक्टर, पोटास, सभी तरल पदार्थों के बारे में बताएं। तो आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बता सकते हैं किसान साथियों कैसी जानकारी लगी आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद। बाकी थैंक यू जो कि हमारे डॉक्टर अमूल सर ने आज की वीडियो में जो सारी जानकारी दी है। बाकी किसान साथियों, इन प्रोडक्टों को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट जवाहर कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ही विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से नहीं मिल रहे हैं। आपको डायरेक्ट कॉलेज में ही आके ख़रीदना होगा। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।